ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रिय शास्त्री जी, पिछले वर्ष कांग्रेस में मेरी अधिक गतिविधियों को देखकर ऑल इंडिया होम रूल लीग वालों ने मुझे लीग का सदस्य बनने के लिए कहा है। ये मांग उनकी तरफ से आई है जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है, जबकि मैं उनके संगठन का सदस्य नहीं हूँ। मैंने उन्हें कहा है कि मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत हैं और मैं किसी भी संगठन का सदस्य उसकी नीतियों को परख कर बन सकता हूँ, पर उससे प्रभावित नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं नए विचारों के आलोक को स्वीकार नहीं कर सकता। ये पत्र गांधी जी ने अपने सहकर्मी और साथी V.S. श्रीनिवास शास्त्री को बंबई से 18 मार्च सन 1920 को लिखा था। पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि राजनीतिक जीवन में ईमानदारी, सत्य का पालन, स्वदेशी वस्त्र और संपर्क भाषा के रूप में हिंदुस्तानी का उपयोग आदि उनके अटल सिद्धांत हैं। इनका पालन हो तो ही वो होम रूल लीग के बारे में सोच सकते हैं। वलंगिमन शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री का जन्म 22 सितंबर सन 1869 को मद्रास प्रेसिडेंसी के वलंगिमन गांव में हुआ था। वे गांधी जी से उम्र में 10 दिन बड़े थे। इस कारण गांधी जी श्रीनिवास शास्त्री को हमेशा बड़े भाई कहकर संबोधित करते थे। श्रीनिवास शास्त्री के पिता शंकर नारायण एक वैदिक विद्वान थे और मंदिर में पुजारी थे। कुंभकोणम के नेटिव हाई स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने मद्रास के पाचयप्पा कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत और अंग्रेजी में उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त हुई। प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त कर श्रीनिवास शास्त्री सालेम के म्यूनिसिपल कॉलेज में शिक्षक बन गए। सन 1894 में श्रीनिवास शास्त्री को ट्रिप्लिकेन के हिंदू हाई स्कूल में प्राचार्य के रूप में पदोन्नति मिली। यहाँ उन्होंने लगभग 8 साल तक काम किया। इस दौरान अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में उनकी निपुणता को बहुत ख्याति मिली। बाद के वर्षों में श्रीनिवास शास्त्री ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। इस सेवाकाल में उन्होंने संस्कृत और प्राच्य साहित्य के अनुवाद पर विशेष ध्यान दिया। महाविद्वान माधवन आर राघव अयंगार विश्वविद्यालय में तमिल शोध विभाग के अध्यक्ष थे। श्रीनिवास शास्त्री ने उन्हें महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के तमिल अनुवाद हेतु प्रेरित किया। संदम छंद में अनुवादित इस रचना का सन 1938 में प्रकाशन हुआ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसके पाठ को विद्वानों की ओर से आदर और प्रशंसा मिली। भारत के प्राचीन गौरव साहित्य के संकलन और संरक्षण हेतु उन्हें याद किया जाता है। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय मलय मेरु मंदरा हिंद, जय शैल सुता सुरसरी हिंद। जय यमुना गोदावरी हिंद, जय जयति
जयति सदा स्वाधीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। शिक्षा के साथ साथ श्रीनिवास शास्त्री राजनीति की ओर भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। सन 1904 में उन्होंने ट्रिप्लिकेन में मद्रास टीचर्स गिल्ड की स्थापना की। उन्हें भारत में सहकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। 1904 में ही श्रीनिवास शास्त्री ने भारत की पहली सहकारी समिति ट्रिप्लिकेन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की। सन 1906 में शास्त्री जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोखले जी द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उन दिनों बहुत चर्चा में थी। श्रीनिवास जी भी उनके विचारों से प्रभावित हो इसके सदस्य बन गए। बाद में सन 1915 में वे इसके अध्यक्ष भी बने। इस बीच शास्त्री जी सन 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ चुके थे। सन 1911 में उन्हें मद्रास जिला कांग्रेस समिति का सचिव नियुक्त किया गया। उनकी प्रशासनिक दक्षता और अंग्रेजी पर असाधारण अधिकार देखकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया। बाद में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी बनाए गए। रॉलेट एक्ट लागू होने के समय शास्त्री जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसके विरोध में प्रभावशाली वक्तव्य दिया। सन 1919 में श्रीनिवास शास्त्री को प्रीवी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड किंगडम का मेंबर नियुक्त किया गया। इस समय तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और स्वाधीनता आंदोलन की बागडोर उनके हाथ में आ चुकी थी। गांधी जी और श्रीनिवास शास्त्री के बीच पत्रों का आदान प्रदान जारी था। श्रीनिवास जी उन्हें अपनी होम रूल लीग से जोड़ना चाह रहे थे, किंतु गांधी जी अपने विचारों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आंदोलन को गति दे रहे थे। सन 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। श्रीनिवास शास्त्री इससे असहमत हुए। उन्होंने तर्क दिया कि इस आंदोलन से पूरे देश में अराजकता का वातावरण बन जाएगा और इससे हमारी स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। शास्त्री जी कानून कायदे को मानने वाले स्व अनुशासित व्यक्ति थे। गांधी जी उनसे सहमत नहीं हुए। उन्हें जनता के मनोबल और अहिंसा की शक्ति पर विश्वास था। फलतः सन 1922 में श्रीनिवास शास्त्री ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक नए दल इंडियन लिबरल पार्टी का गठन किया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू उनके साथ थे। होम रूल की मांग के जोर पकड़ने पर श्रीमती एनी बेसेंट के साथ सन 1924 में श्रीनिवास शास्त्री इंग्लैंड गए तथा वहां उन्होंने होम रूल के पक्ष में अपने विचार रखे। लंदन में ही उन्होंने पहली और दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लिया और अपना पक्ष रखा। उनकी वैचारिक प्रखरता और बेबाक वक्तव्य के कारण कई बार लोग उन्हें ब्रिटिश एजेंट कहने लगे थे और भीड़ के क्रोध से उन्हें बचाना पड़ा था। पर देश प्रेम उनके भीतर हिलोर ले रहा था। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो।
तिलक फिर यहाँ आवे। अरविंद लाला महेंद्र की जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। जेल हो स्वर्ग का द्वार, मेरे लिए जेल हो स्वर्ग का द्वार। बीड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो। बीड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो। कहता खलिल आज हिंदू मुसलमान सब मिलके गावो जननी तेरी जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। वॉइस रीगल काउंसिल के सदस्य के रूप में श्रीनिवास शास्त्री ब्रिटिश मंडली के साथ वॉशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। 5 प्रमुख देशों के बीच हुई इस निशस्त्रीकरण संधि पर उन्होंने एक सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए। विदेशों में रह रहे भारतीयों के बारे में जानकारी हासिल करने सन 1922 में श्रीनिवास शास्त्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की यात्रा पर चले गए। उनके प्रतिवेदन पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल एक्ट में सुधार किया और ब्रिटिश इंडिया के मूल निवासियों को इसमें शामिल किया। श्रीनिवास शास्त्री सर बेंजामिन रॉबर्टसन के साथ सन 1919 में दक्षिण अफ्रीका भी गए, जहां उन्होंने केप टाउन एग्रीमेंट तैयार किया। इसके अनुसार दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उस बिल को रद्द कर दिया जिसमें वहां रह रहे भारतीयों को एक अलग वर्ग में रखे जाने का प्रावधान था। शुरू में वहां के प्रधानमंत्री जनरल स्मट ने श्रीनिवास शास्त्री के प्रयास को यूरोपियन डेलीगेशन के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया था, पर बाद में जनरल स्मट ने श्रीनिवास शास्त्री को दक्षिण अफ्रीका में सबसे आदरणीय व्यक्ति के रूप में याद किया। शास्त्री जी बाद में मलाया भी गए और पूर्वी देशों में भारतीय प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर उन्होंने व्यापक रिपोर्ट तैयार की। भारत के राष्ट्रवादियों ने बाद में उनकी आलोचना भी की और कहा कि शास्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में मलाया के भारतीयों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। गांधी जी से उनके मतभेद बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन गांधी जी उनसे कहा करते थे कि तुम्हारी आलोचना मुझे परेशान करती है और तुम्हारी चुप्पी मुझे हैरान करती है।
ये गांधी जी की विशालता ही थी कि वैचारिक भिन्नता के बावजूद उन्होंने श्रीनिवास शास्त्री को सन 1927 से 1929 तक दक्षिण अफ्रीका में एजेंट के रूप में रहकर भारतीयों के हित में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी मानवीय सेवाओं को ध्यान में रखकर सन 1930 में उन्हें रॉयल कमीशन ऑफ लेबर इन इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। सन 1930-31 में लंदन में संपन्न हुई गोलमेज परिषद में भी वे सदस्य थे और गांधी इरविन पैक्ट को सफल बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 1935 में शास्त्री जी अन्नामलाई विश्वविद्यालय मद्रास में कुलपति नियुक्त हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे 15 सदस्यीय दल के साथ इंग्लैंड यात्रा पर गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मंत्रणा कर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। अंग्रेजी भाषा पर उनकी असाधारण दक्षता देख किंग जॉर्ज पंचम और अन्य विद्वानों ने उन्हें शताब्दी के 5 श्रेष्ठ व्याख्यानकर्ताओं में स्थान दिया था। सन 1940 में उन्हें मद्रास में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय भाषाओं के लिए काम करने के लिए गठित की गई थी। निरंतर यात्राओं और अनवरत काम से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 17 अप्रैल सन 1946 को उनका निधन हो गया। गांधी जी ने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा, मौत ने न केवल भारत वरन दुनिया के सबसे अच्छे बेटों में से एक बेटे को हमसे छीन लिया। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन। मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे, मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे, सामान ना रहे, ना ये साज रहे, सामान ना रहे, ना ये साज रहे, फक्त हिंद मेरा आजाद रहे, फक्त हिंद मेरा आजाद रहे, माता के सर का ताज रहे, माता के सर का ताज रहे, मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे। मेरे हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई सा रस्म रिवाज रहे। मेरे हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई सा रस्म रिवाज रहे। मेरे हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई सा रस्म रिवाज रहे। मेरे वेद पुराण कुरान रहे, मेरे वेद पुराण कुरान रहे, मेरी पूजा रहे और नमाज रहे, मेरी पूजा रहे और नमाज रहे, मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे, मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे।
खुशहाल रहे, पूरी हो फसल, सुख साज रहे, ये किसान मेरे खुशहाल रहे, पूरी हो फसल, सुख साज रहे, मेरे बच्चे वतन पे निसार रहे, मेरे बच्चे वतन पे निसार रहे, मेरी माँ बहनों की लाज रहे, मेरी माँ बहनों की लाज रहे, मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे। ये वतन का वतन